हाय, दिस इज बिसुराली। शो का नाम है बॉस ब्यूटीज। दिस इज इंडीड अ सेलिब्रेशन ऑफ फेमिनहुड। सो मैं ऐसे एक नाम को कैसे भूल सकती हूँ यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। शी इज अ वेरी डार्लिंग फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज वेरी इंटीमेट फ्रेंड ऑफ माइंड। जितने भी इस दुनिया में एडजेक्टिव्स है ना, उनके लिए यूज करे जा सकते हैं। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ऑसम, शी इज फन लवी, शी इज कैंडिड। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बेहद पसंद है उनके बारे में, वो ये है कि शी इज अ चेंज मेकर। She constantly believe to bring the change in the society in a positive direction. पता नहीं इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाती है। बात करते हैं रश्मि पारसकर सोनी से। Hi Rashmi, welcome to the show. Hi. You know, always whenever I see you, I feel delighted. Oh, thank you. अच्छा बताओ, ये अभी ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। प्रवीण gave the one article, लोक सत्ता में पब्लिश हुआ था, बोल के लब आजाद है तेरे। Yeah. And he gave me that article to me, and then I saw कि ये article किसने लिखा है, तो that was written by you. Okay. So उसने मुझे बोला था कि इनको बुलाना जरूर करके। Okay. तो I said कि she is very good friend of mine. तो मुझे वो प्लान करने का मौका मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस वक्त। शुक्रिया। क्यों लगा कि बोल के लब आजाद है तेरे? See, I work among girl students. Rather, I work among students, and there are many girl students who come to me and open their heart and share their problems and share their, joys and sorrows as well. तो जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं घुटन है कि हमारी शादी जल्दी कर देंगे मैम, लड़का पीछे लगा है, घर में बता दिया तो कॉलेज बंद कर देंगे मैम, अलाउड नहीं है 7 PM के बाद बाहर जाना, यहाँ एट ऑल बाहर जाना। कॉलेज से 12 बज गए तो 12:30 बजे तक घर, फिर दरवाज़ा बंद, फिर जाना हो तो मम्मा के साथ जाओ या ऐसे। तो हमेशा लगता था, और फिर बताते थे भाई ये एक था, ऐसी लड़कियाँ भी थी और ऐसी लड़कियाँ भी कि बॉयफ्रेंड, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक झगड़ा हुआ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, तो उसने बहुत जम के डांट रही थी गर्लफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड चुप रहा था। फिर वो उसका पूरा दिमाग सटक गया और वो बोला सुनाओ तुम्हें, बदलाओ लोगों को। यहाँ वहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स थे, तो ये कॉलेज की पूरे स्टूडेंट्स के सामने उसकी क्लिप चलाई उसने, देख तू क्या है और कैसी लड़की है और तेरे साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो इस टाइप का हरासमेंट गर्ल्स फेस करती है और कुछ बोल नहीं पाती है। अगर एक लड़की है जो स्टूडेंट थी मेरी, उसके पीछे एक लड़का लगा, वो कॉलेज से बस से आती थी, तो बस स्टैंड से लेके कॉलेज तक पैदल चलती थी, तो वो लड़का उसके पीछे लगा। तो वो एक ग्रोसरी शॉप था, वहाँ पे उसने कहा कि अंकल जी प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तो उसने कहा तेरा ही लफड़ा होगा, मुझे क्या पता, तू अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेने के लिए तू मुझे इस्तेमाल करेगी। तो उसने वो लड़की की हेल्प नहीं करी। तो ऐसे काफ़ी सारे थे, और लड़कियां घर में भी नहीं बता पा रही थी सब कुछ, क्योंकि घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, बाहर जाना बंद कर देंगे, लिमिटेशन लगा देंगे। तो उनको पढ़ना था, जल्दी शादी कर लेंगे। ऐसी भी लड़कियां हमारे कॉलेज में आती है जिनकी शादी फर्स्ट ईयर हुआ, 18 कंप्लीट हुआ, बस हो गया, शादी कर लो, घर अगर हस्बैंड पढ़ाएगा तो ठीक है। तो इसलिए हमें लगा कि नहीं, इन लोगों ने बात करनी चाहिए। ये चुपचाप घुट के सहती है, ये ठीक नहीं है। देखिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एज वी वर टॉकिंग अबाउट ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, वो तो बहुत बाद का स्टेप है, वो इतने जल्दी अचीव किए जा सकने वाला माइलस्टोन है नहीं। इट टेक्स टाइम, बट व्हाट टिल देन, till they become economically independent, is it enough to be economic independent? If a woman or a girl is not economically independent, she doesn't have right to live according to her, with self respect and according to her will. मुझे तो पहला तो प्राइमरी अधिकार ये है कि सेल्फ एस्टीम के साथ में रहना, जीने देना, जीने की आज़ादी मिलना। जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने बस सबसे पहले देसी मीटू प्रोग्राम किया, क्योंकि लड़कियों में जो घुटन थी, और फिर जैसे ही, क्योंकि मेरे साथ कहीं जाना हो तो पेरेंट्स बिल्कुल अलाउ करते थे, मैम है साथ तो जाओ, तो हम लोगों का कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ चलते रहता था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना, मैंने उनसे पूछा क्यों ना आप ये जाके बेखौफ बोल दो, मतलब अगर ये कोई न्यूज़ नहीं है, इसमें कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है कि इफ टीजिंग हो रही है,
इसमें क्या है, हाँ होता ही रहता है, आम बात है। मतलब कितना एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है, ये कोई एक्सेप्टेड अनयूजुअल होना हाँ ही डेंजरस है। एग्जैक्टली। तो हमने यही कहा कि जो रेप हुआ है तो सिंपैथी आएगी, लेकिन अगर मॉलेस्टेशन हुआ है, अगर छेड़खानी हुई है, अगर बॉस परेशान कर रहा है या कुलीग है वो गंदे मैसेजेस भेज रहा है, लड़की डील कर रही है ना, उनको उनके पास कोई यही नहीं, और हाँ ये चाला ऐसे बोलते हैं ना मराठी में, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, तो हम कितनी छोटी छोटी बातों को लेके हम कब तक सहे, इसलिए हमने देसी लड़की बन के पैदा हुए हैं आप, इट इज ग्रांटेड कि हाँ कोई भी तुम्हें आपको छूने की कोशिश करे, कोई भी आपको ताने कसे, कोई भी आपको प्रपोज करे, आपने हंस दिया तो उसका मीनिंग हाँ यस निकाले, ये तो बहुत कॉमन बातें हैं। तो इसलिए हमने देसी मीटू वाई देसी मीटू, क्योंकि मीटू आया था 2017 में इंडिया में, तो मीटू सेलिब्रिटीज कोई तकलीफ नहीं होती यार, हम लोगों को भी होती है, हम लोग भी धक्के खा के आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ हमारा आगे बढ़ना ही रोक दिया गया है। इसलिए देसी मीटू, इवन देसी गर्ल्स, कॉमन गर्ल्स, इंडियन गर्ल्स फेस अब्यूज, फेस वायलेंस, फेस हरासमेंट, एंड दे जस्ट हैव टू कीप मम, वो बात नहीं कर सकती, उनके लब सिले हुए हैं। इसलिए हमने ये प्रोग्राम लिया। वहाँ पे हम कुछ टैबूज हैं जो हमने चैलेंज किए कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में खुल के बात नहीं करनी, ये एक टैबू है। दूसरा है जो बात कर रही है लड़की उसका नाम छिपाओ, तो पहले हमने उसका नाम बोर्ड पे लगाया, उसकी फोटो लगाई, उसका नाम लगाया। तीसरा टैबू ये है कि अगर लड़कियां जो कपड़े पहनती है ना, उसी के वजह से उसके साथ ऐसा कुछ होता है, लड़के पीछे लगते हैं। तो इसलिए हमने ये किया कि हमने उनके कपड़े, जब उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जो उनको यादगार इंसिडेंट है, हाँ मैम मेरे साथ ये हुआ था, ऐसे लड़कियों ने शेयर किया, तो वो इंसिडेंट में जो कपड़े उन्होंने पहने थे, तो मैं बताती हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म से लेके 45 ईयर के औरत के साड़ी तक के कपड़े थे। जब उन्होंने कुछ ना कुछ गंदी बात, उन्होंने बैड टच से लेके कुछ भी फेस किया है, तो अगर आप देखेंगे, वीडियो भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप वो देखेंगे वीडियो तो आपको दिखेगा कि कपड़ों में कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई बात है ही नहीं, कोई बिकनी में जा रहा है और फिर है तो ऐसा है ही नहीं, ऐसे मतलब ये भी टैबू है, लेकिन स्टिल कि कितनी हम लोगों की सोच कैसी है कि हम समझते हैं कि लड़कियों के पीछे लगते हैं क्योंकि उनके कपड़े ऐसे हैं। तो ये सब टैबूज हमने उसमें चैलेंज किए, लड़कियां दे केम फॉरवर्ड। बहुत बार तो बुर्के में लड़की होने के बावजूद भी उसके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है, हिजाब पहन के रहती है लड़की तो भी हो जाता है। जी वही मैं हिजाब वाली बात में बोलने वाली थी कि ये जो बोल के लब आज़ाद है तेरे, ये वो हिजाब वाली लड़की नहीं, वो एक 8th स्टैंडर्ड की लड़की थी, उसकी बहन की शादी हुई थी, जीजा आता था, सबके सामने, उसके पेरेंट्स के सामने उसको हरास करता था, उसके साथ फ्लर्ट करता था, उसको छूता था, और लड़की की शादी, बड़ी लड़की की शादी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए वो छोटी लड़की को वो सहन करना पड़ता था। तो जब वो जीजा घर आता तो वो लड़की को उसके बुआ के यहाँ भेजते थे। मतलब देखिए क्या वे आउट है कि छुपा दो कहीं। वो फैमिली ने कभी ये नहीं कोशिश करी कि नहीं ये लड़का ही ठीक नहीं है तो उससे शादी ना की जाए? बात की बात है ना, शादी के बाद की बात है। हाँ। तो वो घर आते थे ना, बहनों जो आते थे घर जीजा उसका, तो उसने पहले तो वो आई, उसने सब, क्योंकि 9th क्लास की लड़की थी, तो वो बोली कि, फिर वो बोली कि हट गई कि मेरी बहन की शादी टूट जाएगी, मेरे घर वाले बहुत डांटेंगे, तो वो नहीं आई। फिर हमारा प्रोग्राम जैसे आगे बढ़ते गए, उसकी हिम्मत बढ़ी, तो वो आगे आई, कौसर उसका नाम है, उसने खुद का नाम भी बताया, और उसने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है और हम कितना सहे। तो वो बोली बोल के लब आज़ाद है, मैं कम से कम बोल पा रही हूँ, मैं कितना घुटन है इतनी छोटी उम्र में कि बहन की शादी टूटनी नहीं चाहिए, सब अच्छा रहना चाहिए, इसलिए सहूं। मतलब ये कितना बड़ा बर्डन था। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया था, चूंकि मैं एक रिलेशन शो भी करती हूँ, संडे विद सोनाली, उसमें मैंने एक इंटरव्यू किया। शी इज अ वेरी now very popular and very well known doctor, but she didn't marry. Why? Because उसके बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो इंसिडेंट ने ही उसके मन में इतना घर कर लिया कि वो शादी नाम की चीज को डरती है। आज वो तकरीबन 40-50 साल की उम्र की लेडी है, बट वो इतना बड़ा डेंट उसकी जिंदगी में हो गया। बिल्कुल। And she was very much happy कि बहुत सालों के बाद में वो उसे एक थप्पड़ मार पाई। I understand. So गूज़बम्प आ गए मुझे तो ये बात सोच कर ही कि आपके जीवन में
अर्ली डेज में या कोई भी एज में अगर इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो वो इंसिडेंट आपको कितना गहरा घाव दे सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और ये जो ग्रांटेड वाली जो मूवमेंट है जो कहीं ना कहीं सदियों से चली आ रही है, इस मूवमेंट को ब्रेक लगाने के लिए मुझे लगता है बोल के लब आज़ाद है तेरे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं इतना सेंसिटिव थी हूँ कि मेरे माय फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइक आई वाज इन 5th and I didn't have that kind of feelings और intimacy और क्या होते हैं एक औरत और मर्द के बीच के संबंध, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी You're in the 5th standard. yeah. तो So I was 10 or 11 year old और उसके उस वक्त मेरा कजिन मेरे से 1 साल बड़ा था और वो मुझे बहुत छूने की कोशिश कर रहा था। जिस मैं उनके यहाँ रहने गई थी तो मेरे मामा के यहाँ, तो वो बहुत he couldn't, but it doesn't matter if he could touch me or not. But he tried. No, the thing is that it was night and a child waking for the whole night or for some time at least, कि जाग रही है बच्ची कि कोई उसे हाथ न लगाए, वो टाइम मेरे लिए मैं भूल ही नहीं पाई। और 1-2 दिन मुझे वहाँ रहना पड़ा क्योंकि उस वक्त मोबाइल है ऐसा वगैरह कुछ था नहीं। I stayed there. He didn't touch me क्योंकि बहुत भीड़ थी, हम बहुत सारे कजिन्स थे और बहुत सारे रिलेटिव्स भी थे घर में, तो ऐसे कुछ उसको भी मौका नहीं मिला। और वो मुझसे 1 ही साल छोटा बड़ा था, तो उससे भी कुछ मतलब उसको भी कुछ नॉलेज था नहीं, उसके लिए तो वो एक एक्सप्लोरेशन था, उसमें जो फीलिंग्स पहली बार आई थी एंड ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विथ मी एंड ऑफ कोर्स आई वाजंट प्रिपेयर्ड। तो मैंने घर आके मैं आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग विथ माय मॉम, तो मैंने मेरी माँ को बात बताई तो वो समझी, उसने मुझे ब्लेम तो नहीं किया लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं ली। वो मुझे चुभी कि मेरी माँ ने उसको डांटा नहीं या मेरे मामा को बुला के कि मैंने इतने भरोसे से तुम्हारे यहाँ लड़की भेजी और तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, या फिर कम से कम ये लड़का ऐसे, क्योंकि वो भी छोटा था, ये लड़का ऐसे से कर रहा है इसके ऊपर ध्यान दो। किया भी होगा तो मुझे नहीं बताया होगा, लेकिन मेरे तरफ से तो वो मेरे मन में जहर बहुत दिनों तक वो रहा। उसके बाद आई वॉज इन नॉर्मल लाइक फ्लर्टिंग, मतलब बोले या कोई फ्रेंड है जो मेल फ्रेंड है तो उसका हाथ देख के भी मुझे घिन आती थी, इतना मुझे घिन थी। जब मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड हुआ तो जैसे अरविंद, उसके बाद मैं नॉर्मल हुई। फिर मेरे लिए मेल फीमेल ऐसा कोई डिफरेंस इतना मुझे कुछ तब तक तो मेल बोली तो मैं बात मतलब मुझे नॉर्मल नहीं था मेरा कि नहीं तो जो इन्फेचुएशन होता है, जो अट्रैक्शन होता है, फिर कुछ वैलेंटाइन डेज मंथ है कोई प्रपोज कर रहा है तो मेरी स्ट्रॉन्ग, जब भी कोई लड़का मेरे पीछे लगता था जैसे आप बता रहे वो डॉक्टर की बात, तो मेरा रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग और निगेटिव रहता था। अब मैं रिग्रेट करती हूँ, मैंने लुक बैक किया और वो भी दिन होते हैं जब हम हमारे वैलेंटाइंस गिनते हैं कि ये वैलेंटाइन डे पे मुझे ये मिला, ये वैलेंटाइन डे पे ये लड़का मेरे पे गया, और भी कोई दिन के ये लड़का मेरे ऐसे पीछे लगा था, मैं किसी को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाई। तो दैट वाज ट्रॉमा फॉर सम इयर्स। बट वंस जब मैं मेरे हस्बैंड के, मतलब हस्बैंड तो वो बाद में हुए था, तो पहले बॉयफ्रेंड ही, तो जब वो मेरा बॉयफ्रेंड हुआ तो उस वक्त चीज़ें एकदम नॉर्मल हो गई। फिर मैं बाकी भी लड़कों के साथ भी जो मेरे क्लासमेट्स थे उनके साथ भी मैं खुल के बात करने लगी। तब तक के साल मेरे जो थे वो काफ़ी 7-8 साल तो थे या 10 साल, तो वो मेरे ऐसे ही गए। सो एक चीज आपके दिमाग में डेंट कर जाती है। अब आप एक फोरम भी चलाती हैं, आपकी वेबसाइट भी चलाती है, वी फॉर चेंज, राइट? सो ये कब लगा कि मैंने लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए? हाँ, क्योंकि माय फर्स्ट जॉब वाज ऑफ लेक्चरर, तो यंगस्टर्स के, अभी भी मुझे यंगस्टर्स के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ घुल मिल के बातें करना, उनका लाइफ जानना, अपने लाइफ में उनको एक जगह देना, ये शेयरिंग मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मुझे करने के लिए बहुत स्कोप है, लेकिन फिर एज ए टीचर लिमिटेशन होते हैं, तुम्हारे वर्क प्लेस की लिमिटेशन होती है, आपके वर्क प्लेस के टाइमिंग की, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस दायरे से और फिर मुझे ये भी लगा कि एवरी टीचर इज़ एन आइडल, तो एक अच्छा टीचर बने तो फिर हम, मेरे कॉलेज में हर साल, मतलब मेरे कॉलेज में 1500 गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, तो जो हर साल बदलते रहते हैं वो हमें देखते हैं
और वो हमसे कुछ सीखते हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक दो बार देख लिए मिलिए, वो रोज हमें ऑब्जर्व करते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि गिव बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी। और पहले लोगों ने स्ट्रगल किया इसीलिए, जैसे कि आई एम द फर्स्ट ब्रेड विनर या एम्प्लॉयड वुमन ऑफ माय फैमिली। लाइक मेरी बुआ थी जो विडो थी, उसको पढ़ा के इंडिपेंडेंट करके, क्योंकि उसको छोटे छोटे बच्चे थे, फिर उसको नौकरी पे, क्योंकि उसके पति गुजर गए थे, वो एक थी जो जॉब करती थी, बाकी तो हमारे यहाँ पे जॉब करने वाली कोई थी ही नहीं। तो मेरी बुआ एक्सेप्शन छोड़ के बाकी हम लोग सब, मेरी माँ और बाकी मेरी, हाँ सभी, मामी, चाची, मौसी, सब लोग हाउसवाइफ थे। तो ये मुझे मेरे पिताजी को लगा कि नहीं, वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जरूरी है। तो उन्हें, उनकी शर्त ही थी कि जब तक जॉब नहीं लगेगा तब तक शादी नहीं होगी। तो इसलिए मेरा भी अब है कि इतना स्ट्रगल इतनी औरतों ने किया है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने भी किया है, तब जाके हमें ये राइट्स मिले। तो अब हमारा भी कुछ है कि वी आर आल्सो टॉर्च बेरर्स, सो वी शुड आल्सो हमें गिव बैक तो देना ही पड़ेगा। हमें जो मिला है उसे वापस देना, और उसमें एडिशन क्या कर सकते हैं। ब्यूटीफुल थिंग यू आर डूइंग, हैट्स ऑफ। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात हुई है, एंड दिस शो इज ऑल अबाउट बॉस ब्यूटीज। सो पहली सैलरी का वो दिन याद है, क्या हुआ था? एंड देन यू नो हाउ डिड यू फील दैट यू अर्न द मनी? मेरे लिए तो अच्छा था, मेरे लिए पैसा कोई नई बात नहीं थी, और मुझे पता था कि मेरा जॉब भी नहीं रहेगा तो भी मैं कमाने वाली हूँ। मेरा क्या सैलरी थी? पहली सैलरी कितनी? नहीं, हमारी तो मतलब पहली तो कम थी, लेकिन फिर वो जल्दी, मैंने 500 रुपए का जॉब किया है ना, मेरी 7,000 समथिंग थी, और वो 2-3 महीने में, और उसके एरियर्स भी हमें मिल गए, वो 10,500-11,000 से हमारा स्टार्ट हुआ, और फिर बाद में तो अच्छा बढ़ता ही गया। सैलरी का हाँ ऑफ कोर्स अच्छा तो लगता है लेकिन मुझे ये बताने में बहुत अच्छा भी लगेगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। और हम, क्योंकि मुझे थोड़ा उससे सैलरी कुछ पे स्केल का कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे उससे थोड़ी 1,000-2,000 कुछ ज़्यादा थी, तो वो सबको पता था कि मेरी वाइफ की सैलरी मुझसे ज़्यादा है। What a lovely gesture. मुझे कुछ लगा नहीं ऐसे कि हाँ ठीक है करके, पर उसे बहुत लगा कि उसे मेरी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, राइट, उसके लिए। So सैलरी, पहला पैसा खुद का कमाया हुआ फर्स्ट अमाउंट इज लाइक, आई यूज्ड टू डू teaching in the private school, convent school, so I received 500 rupees, $500, and I was more than happy. Yeah, of course. Getting 500 rupees after working for 1 month, when I received 500 rupees, that delight, that happiness, you cannot forget. Yeah. मैंने उस 500 रुपए से पुरानी लूना खरीदी। It leads to empowerment. और मतलब इतने गजब की किस्से कहानियां हैं, और फिर मैंने कुछ पैसे जमा करके कुछ पुराना सोफा खरीदा। So I do remember that every salary was a meaning to me. And then definitely, और एक बात बताऊं सोनाली, ये हमेशा होता है, जैसे मेरी बहन भी क्लासेस वगैरह लेके पैसे कमाती थी, तो सबसे पहले वो अपने लिए नहीं लेकिन घर के लिए, सबसे पहले मेरे लिए कपड़े खरीदना, घर के लिए कुछ कारपेट लाओ, कुछ लाओ, तो वो घर से जाना। तो औरतों का होता है, औरतें हमेशा पैसा है ना घर पे और घर वालों पे खर्च करती है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ, वो पार्टी में उड़ा नहीं देती है। नहीं, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, बट फिर भी फ्रॉम व्हाट यू आर टेलिंग आई कैन गैदर कि सब उगा दिया और कुछ बचा नहीं है। ऐसा तो नहीं होता है। जब लड़की, मुझे पार्टी तो सब करते हैं यार, वो बात नहीं। पार्टी तो उस वक्त मीनिंग ही नहीं पता था पार्टी का। हाँ, पार्टी का कुछ मीनिंग ही नहीं पता था। लेकिन हाँ, चूंकि मैं बहुत एस्थेटिक्स में थी, तो आई जस्ट लव कि घर में और क्या चीजें होनी चाहिए अपने लिए। तो मुझे वो लूना याद है, बिल्कुल, जिसमें उस लूना में वाइज इन्वेस्टमेंट, वो लूना का जो पीछे का हिस्सा था वो ऐसे होता था, मतलब फ्लेक्सिबल था। एंड वंस टीचर, कोलीग ऑफ माइन जो सीनियर थे, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे लिफ्ट दो करके। तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होने के कारण वो समा गई उसमें। अच्छा। लेकिन आई वाज अ न्यू ड्राइवर, हाँ, तो गिरा दिया। So that was a very bad incident. But anyways, अब क्या लगता है, अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आज़ाद हो, बोल सकते हो, लेकिन जब अब दुनिया को देखते हो तो लगता है कि जब किसी की प्रॉब्लम समझ में आती तो क्या रिएक्शन आती है रश्मि की? आई डोंट नो,
whether I should mention it, but regarding domestic violence, what मैम, क्योंकि मेरा काम वो है नहीं, लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऑनलाइन देखता है और कॉल करता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, और तो फिर हमें बताना पड़ता है कि वी आर नॉट इनटू डोमेस्टिक वायलेंस, लेकिन फिर मुझे पता होता है, मेरी फ्रेंड है वो जो खुद शिकार है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो मुझे बहुत मेरे साथ काम करती है, तो वो मुझे बहुत इंसिस्ट, तू क्यों नहीं डोमेस्टिक वायलेंस पे काम करती? मैंने कहा कि लड़कियां खड़ी नहीं रहती हैं, वो नो मैटर वो जॉब कर रही है या नहीं, नो मैटर वो घर पे है या क्या कर रही है, वो किसी भी तरह से कोई भी व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहती। डोमेस्टिक वायलेंस के रिजल्ट्स लाना बहुत मुश्किल होता है, उसमें सक्सेस स्टोरीज बहुत कम दिखती हैं, कॉम्प्रोमाइजेस बहुत ज़्यादा, डर बहुत ज़्यादा, और जितना भी मैंने देखा है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि यही ठीक है, लेकिन जितना भी मैंने देखा है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में सक्सेस रेट बहुत कम होता है। एक और वीमेन बैक ऑफ, और जो काम मैं कर रही हूँ, तो वो लड़कियां सिंगल होती हैं, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करो, उनको ठीक से बताओ कि फोकस मत हटाओ, तुम अपना करियर करो, तो उसमें सक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि छोटी उम्र में ही अगर उनके ऊपर काम करें, तो फिर उनके साथ फिर बाद में जाके ऐसे, क्योंकि जो लड़की है, जो भी दोज हु गॉट मैरिड, ज़रूरी नहीं कि सबने जॉब किया, लेकिन दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। वो उनको घर में रह के भी अब टाइम पास करना है, वक्त दी जा रहा है इसलिए जॉब कर रही है, लेकिन उनको पता है कि लाइफ से उनको या रिलेशनशिप्स के से क्या एक्सपेक्ट करना है, और कौन से दायरे में किसी को कितना महत्व देना है, कौन से कोई भी मेरे विष पे हाथ उठाए ये मुझे चलेगा नहीं, उनका इतना क्लियर है। तो कि शादी के वक्त ही वो बहुत ही केयरफुल थी हस्बैंड चूज करते वक्त। सो दे आर मेनी ऑफ माय गर्ल स्टूडेंट्स आर रियली। दो सवाल है, एक तो है बहुत बार जब मैं बहुत एडुकेटेड फैमिलीज या एडुकेटेड इंसानों से बात करती हूँ, तो वो एक आता है कि अब नहीं रहा है, अभी वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर क्या विशेष नहीं, अभी हमारा सर्वे तो बता रहा है कि 70% to 80% लड़कियां कभी ना कभी, मतलब वो मान रही है, मानने हुआ ही नहीं कहने वाली, क्योंकि दे डोंट एडमिट इवन इन देयर हार्ट दैट they face some kind of sexual harassment। लेकिन लड़कियां गुजर रही है, बैड टच से गुजर रही है, ईव टीजिंग से। जो औरतें देख रही हैं या जो मर्द देख रहे हैं, वो बताएं कि ऐसी कोई औरत उन्होंने देखी कि जिनको छेड़ा नहीं गया, या औरत बोल सकती कि मुझे कभी छेड़ा नहीं, कोई रोमियो नहीं, कभी कोई ऑटो बस या कभी कहीं पे बैड टच नहीं, या कोई रिलेटिव्स रहते हैं उन्होंने कभी बैड टच नहीं किया, जैसे मैंने खुद का इंसिडेंट बताया। तो उसके बाद मेरे और एक, मतलब क्यों पता नहीं, मेरे मामा ही थे, उनके में हमारी जो घर की बहू है उनके प्रति उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। तो मैंने उनको, क्योंकि मेरे मन में वो था ऐसे ना कि मेरी माँ ने एक्शन नहीं लिया, ऐसे मुझे लगा था उस वक्त। अब तो वो बातें मायने भी नहीं रखती है, लेकिन मुझे लगता है उसी इंसिडेंट ने आपको रिबेलियस बना। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रू। तो मैंने फोन करके उन्हें बताया कि आप हमारे घर में पैर नहीं रखेंगे, आपका व्यवहार ठीक है, अगर आप पैर रखेंगे हमारे घर में तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके आपकी कंप्लेंट करूंगी। और मैंने मेरी माँ को कहा कि अगर वो घर में आएंगे तो तुम मुझे भूल जा, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि उसका राइट है कि वो किसको घर में बुलाना चाहे। इस बात से तो बहुत घर में भी बहुत कुछ नहीं हुआ, सब एवरीबॉडी, कुछ होता नहीं है। हमारे मन दिमाग में रहता है कि बहुत बवाल आ जाएगा, कुछ बवाल नहीं, जो मैंने चाहा वही हुआ, क्योंकि वो मेरा डिटर्मिनेशन दिख गया ना। तो ये सब चीजें होती है कि जो मैं लड़कियों को सिखाती हूँ कि आपके पास आवाज होना। उस वक्त उसके कई साल तक मैंने, मतलब मेरी शादी होने के कई साल के बाद फिर मैंने मेरी बहन को बताया, मेरे भाई को बताया। मैंने क्यों नहीं बताया, वो तो मेरे इतने क्लोज थे। हम लोगों में एज डिस्टेंस काफ़ी था, मेरे भाई में और मुझ में 10 साल का है, मेरे बहन में और मुझ में 12 साल का है। तो वो तो मुझे बहुत प्यार से देखते थे ना, मैं उनको बता सकती थी, क्यों नहीं मैंने बताया। तो ये झिझक थी, क्या कारण था, क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, क्यों, जो मैं हर एक बात घर में आके शेयर करने की मेरी आदत थी, ये बात मैंने क्यों नहीं बताई, जैसे कि मेरा ही कोई गुनाह हो, मेरा ही कोई कसूर हो। तो ये हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपके पास एक शस्त्र है, एक वेपन है, वो है आपकी आवाज। जैसे कि एक लड़की ने, मैम अगर गैंगरेप हो रहा है, लड़की क्या चिल्लाती नहीं क्या, अगर रेप हो रहा है, तो मैंने कहा वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन हमारे घर में अगर कोई हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहा है, अगर कोई है, कोई चाचा है, कोई दादा है, या कोई दादाजी है, या कोई ऐसे बड़े उम्र के जो हमें गलत टच कर रहे हैं, हम नहीं बता पा रहे हैं, तो कम से कम चिल्लाओ। वो नजदीक आए तो चिल्लाओ, वो लोग
क्रिमिनल होते हैं लेकिन वो डरपोक भी होते हैं। जो चुपके छोटी लड़की के ऊपर ऐसी गंदी बात करने की सोचती है वो क्रिमिनल ही है ना। माइंडसेट तो वही है। हाँ है ना। और वो क्या कहते हैं, विकृत भी है, isn't it? तो लेकिन फिर वो डरपोक भी है। साइकोलॉजी ये कहती है वो डरपोक भी है। आप आवाज चढ़ाओ वो नहीं आएगा, या बोलो नहीं पसंद मुझे, आप हाथ मत लगाओ, ये बोलने की बस इतना ही करना है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा आवाज। हमारे ऑटो में, बस में तो बोलो आप टच कर रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से उठिए, नहीं तो फिर डिस्टेंस रखिए। बस इतना ही बोलना है। क्या होगा, बस में आजू बाजू वाले लोग बोलेंगे लड़की बहुत ही, तो कौन किसको याद है? आपको पसंद, आपको याद है आपके को पैसेंजर्स जब आपने सफर किया था कोई भी, तो कितने लोग थे, कौन थे, कैसे थे, कुछ याद नहीं रहता, 2 दिन बाद सब भूल जाते। तो ठीक है, अगर याद भी रखेंगे तो लड़कियां होती है ऐसी कि जो आवाज उठाए, और हम नहीं कर सकते, यही मैसेज जाएगा ना, हम जो चाहे वो लड़के। तो आवाज, ये कुछ बातें, यहाँ पेपर स्प्रे है, पेपर स्प्रे यूज करो आप। जो कोई क्योंकि हाँ, एक बहुत बड़ी मिथ है सोनाली कि मतलब आप क्या समझते हो यार, एक 15, 17, 18, 20, 25, 40 साल की उम्र की औरत पे अगर रेप हो रहा है, और अगर वो गैंग रेप है, और आप कह रहे हो कि आप मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लो। हाँ, तो डू यू थिंक कि 4 लड़के, एक लड़का भी है, हाँ अभी हमारे सामने कैमरामैन खड़ा है, उसके साथ अगर कोई पॉकेट चुरे, उसका वॉलेट चुराए और असॉल्ट करे उसके ऊपर, क्या वो 4 आदमियों को पकड़, 2 आदमी उसके साथ सच में डील कर पाएगा? एक पुरुष ही दूसरे 2-3 पुरुषों के साथ फाइट नहीं कर पाता। सलमान खान तो है नहीं भाई, है ना? सलमान खान भी रियल लाइफ में नहीं कर पाएगा, मूवी में नहीं। बट इसका जो मेन, तो ये नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये नहीं हो सकता कि लड़कियां ऐसी स्ट्रॉन्ग, सब लड़कियां बन भी नहीं सकती। फिर कुछ उम्र के बाद भी वो नहीं कर सकती, जैसे 30-35 की होगी, 2 बच्चे की मांग होगी, तो जरूरी नहीं है उसके पास उतनी स्ट्रेंथ हो। तो ये कोई उपाय नहीं। तो इसके ऊपर मुझे अक्सर लगता है हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर डीप डाउन रूट को समझा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है अक्सर कि आई ऑलवेज से विद थ्रू द फीमेल प्लैनेट कि मेंस एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? I feel Arvind is a very empowered husband and a man. Yeah. Right. Men are, but they are not sensitized. Yeah, but empowerment, I do believe. My husband is going through gender sensitization every day. Right. He has to take that daily dose. Because Mensa is a term nowadays. Mensa is all about men's empowerment. Yeah. I think empowerment is not only to get, you know, the right, अपने राइट्स के बारे में जानकारी हो। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए when there is एम्पावरमेंट। नहीं, देखिए लड़के भी अलग प्रेशर से गुजरते हैं, लड़के भी लड़कियों की तरह ही विक्टिम होते हैं इन ए डिफरेंट वे में भी। मैं ऐसा नहीं कुछ चिल्लाने वाली और नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं बड़ी सरकाज़म से बात करती थी बहुत बार कि मेंस एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हैंडलिंग अ एम्पावर्ड वुमन नीड्स लॉट ऑफ एम्पावरमेंट। ट्रू, वेरी ट्रू, दैट आई एग्री। सो तो ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं, रूट कॉज है थॉट प्रोसेस। हाँ, ऑफ कोर्स, राइट, या तो ये थॉट प्रोसेस के ऊपर वो अवेयरनेस लड़कों के माओ ने और योर पेरेंट्स ने ज्यादा अपने लड़कों को अगर ज्यादा अच्छे से समझाया है, दैट अपब्रिंगिंग इज इम्पोर्टेंट। व्हाट डू यू से ऑन इट? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट देखिए लॉन्ग टर्म वाले भी कुछ है, जैसे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन, आप जो बोल रहे हैं एम्पावरमेंट, दैट इज जेंडर सेंसिटाइजेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक के अभी, क्योंकि जैसे सिलेबस है, मैं गई थी, मेरा बच्चा जब 1st स्टैंडर्ड में था तो मैं सिलेबस को लेके गई थी, हिंदी में लेसन था, वहाँ पे दिखाया गया था कि ऐसा ही कोई लेसन था और माँ किचन में है, रोटी पका रही है और अपने जो पिताजी है वो मस्त डैड आराम से टीवी देख रहे हैं, और कन्वर्सेशन भी वैसे ही था कि माँ घर साफ करती है, पिताजी ऑफिस में जाते हैं। तो मैं गई, भाई ये क्या सिखा रहे हैं आप मेरे बच्चे को और मेरे बच्चे के साथ बाकी के बच्चों को। तो ये जेंडर सेंसिटाइज्ड आपका सिलेबस क्यों नहीं है? लेकिन इट्स हर जगह हर कोई खड़ा हो तो होगा, लेकिन उसके लिए ये 1-2 साल वाली बात है नहीं, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि विमेन एम्पावरमेंट है तो बस कुछ भी करो, ऐसा भी नहीं है। तो आपके जैसे फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आपने कहा कि एम्पावरमेंट इज
अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यस, फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो हमें हमारे दायरे भी समझने हैं। जैसे कि जा रहे हैं रोड पे, तो हम बीच ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। तो हम फ्री तो है कि हम कहीं पे भी घूमें, लेकिन हम कहीं पे भी घूम नहीं सकते, इसलिए का मतलब ये तो नहीं कि हम ट्रैफिक सिग्नल तोड़े, इजंट इट। तो फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट आई अग्री। बट अभी वो एक लॉन्ग टर्म हमारा है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन इज अ प्रोसेस, इसीलिए हम लोग वर्कशॉप्स लेते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेते हैं लड़के लड़कियों के। हम लड़कियों के ही नहीं लेते, सिर्फ लड़कों के भी लेते हैं। साथ ही में ये सब उनको भी सिखाया जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या करना चाहिए। ये ट्रेनिंग लड़के लड़कियों का साथ में ही होगा, ये है। और शॉर्ट टर्म में है कि हम अपने आप को अब घर से बाहर जाना बंद तो नहीं कर सकते, तो हम किस तरीके से, बहुत लड़कियां क्या करती है, अगर लड़का पीछे लग गया तो एक तो डरती है, तो वो समझता है इसके दबोचने लायक है। कोई भी कि उसी लड़की को सताएगा जो देखेगा कि लड़की डर रही है, कुछ बोलेगी नहीं, है ना। जैसे हमारे सर्वे में आया है कि 30 के मेन जो हैं वो सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं ऑफ एवरी फॉर्म, 35 to 50। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। हाँ, बड़ा मजेदार किस्सा है। हाँ। तो जब मैं हिंगन घाट से नागपुर के लिए पहली बार मतलब पढ़ाई और जॉब के लिए आ रही थी, तो माय मॉम गिव मी अ ब्यूटीफुल एडवाइस, ओके, एंड आई वाज, मैं बहुत हंसी उस एडवाइस को लेकर, और बाद में रियलाइज किया कि वो बिल्कुल सच थी। उसने मुझे कहा कि जब भी अगर बस में ट्रैवल करना है, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, तो कभी भी ये जो एज ग्रुप आपने बताया 35 to 50 sorry guys, between 35 and 50, so उसने no offense, या बट उसने मुझे बोला कि इस ग्रुप के मर्दों के साथ या आदमियों के साथ में कभी बगल में उनके मत बैठना जो आप ट्रैवल कर रहे हो। नहीं तो देखिए, आपके माँ ने जो एक्सपीरियंस से बताया, हमारे सर्वे में भी वही फिगर्स आए हैं। क्योंकि हमने पूछा उसमें कि जिसने भी आपको, जब भी आपने कोई सेक्सुअल हरासमेंट, बैड टच आपने एक्सपीरियंस किया है, तो वो आदमी का एज ग्रुप क्या था। तो अलग अलग तो आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो परसेंटेज था एज ग्रुप का वो 35। तो मुझे पता बाद में, जब मैं थोड़ी ये सारे एक्सपीरियंसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना शुरू किया, या और भी अलग अलग जगह पे मतलब जिंदगी को समझना शुरू किया, क्योंकि आप में जब गांव में रहते तो अलग रहते हैं, उसके बाद में जब दूसरे शहर में आते हैं तो आपकी लाइफ बहुत बदल जाती है। तब रियलाइज किया कि उसने मुझे सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल सलाह दी थी, बिल्कुल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। एक हमारे यहाँ पर पीटर मिस करके थे, मेरे साथ में ही, मेरे सीनियर थे, वो पढ़ाते थे हम लोग साथ में। तो उन्होंने मुझे दूसरी सलाह दी थी कि जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करोगे तो हाथ में जरूर सेफ्टी पिन जरूर रखना। तो ये जो सलाह थी, जो हमारी पिछले जनरेशन की सलाह थी, अब क्या सलाह दोगे आप? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो अभी भी जाना होगा, नहीं भी जाना है। जैसे एक बात मैंने बोली कि क्या आप आवाज यूज करो, और ऐसा नहीं है कि सभी मर्द खराब है, बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली हाँ, क्योंकि मैं जहाँ पे लैंडमाइंस लगे हुए थे ऐसे नक्सलाइट एरिया में, मैं अकेली कार लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे कभी इतना मैं अकेली घूमी हूँ, मुझे नहीं ऐसे कभी अनुभव हुआ, क्योंकि हमारा एम्पावरमेंट हुआ है, हमारा कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा कि जो मैं बात बता रही थी कि अगर बहुत जो लड़की दब सकती है उसी को हरास किया जाएगा, जो चुप बैठेगी, जो डरेगी, जिसको दबाना आसान होगा, उसी के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होना है, ठीक है। तो फिर ऐसे भी नहीं। और दूसरा है कि लड़कियां कभी कभी बहुत शार्प रिएक्ट, जैसे कि आई यूज्ड टू रिएक्ट, अगर कोई लड़का पीछे लगा तो मैं एकदम बहुत ज़्यादा आग बगुला हो जाती थी। तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं था। लड़के लगते हैं पीछे तो हमें उसके साथ डील करना चाहिए, उनको फेयरली बताना। अगर उसमें इंसल्ट हो गया, कभी मेरे साथ हुआ नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर हो जाता, अगर वो लड़का इंसल्ट फील करता, कि ह्यूमिलिएटेड फील करता, वो मुझ पे ही उलट जाता। तो ये भी हमें नहीं करना है। हमें बहुत शांति से किसी की हेल्प लेके, या फिर बहुत फर्मली हमारा बताना है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, तो समझ,
राइट। हाँ, तो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते, कोई भी प्रकार का बर्ताव हो, चिल्लाना हो या सेक्सुअल हरासमेंट हो या पीछे लगना हो या जबरदस्ती मैं प्रपोज कर रहा हूँ, हाँ बोलो नहीं तो मैं जान दे दूंगा टाइप्स। तो हमें देखना है कि उसका सीरियसनेस बढ़ा नहीं, हमें उससे बच के आगे जाना है, उसमें फंसना नहीं है। तो इसके लिए तो हमारा वर्कशॉप करना आप लोगों को जरूरी है कि क्योंकि माओ को भी और मतलब पेरेंट्स को भी, माँ क्यों पिताजी को भी, डैड्स को भी ये ज़रूरी है, मॉम डैड्स को भी अपनी लड़कियों को बताना कि ये कैसे हम उनको इन सब सिचुएशंस में, कौन सी सिचुएशन में कैसे डील करना है। हमारा आवाज़, हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा फर्म रहना चाहिए, शेकी नहीं रहना चाहिए, ये एक बात है। कहीं पे भी पंगा अननेसेसरी लेने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात है। तीसरी बात है कि हमें खुद को सुरक्षित करके रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे कि हैदराबाद में एक लड़की को वो बस स्टैंड से, सॉरी मोपेड स्टैंड से अपनी मोपेड लेके डॉक्टर थी, शाम को 9 बजे रात को जा रही थी, तो उसकी गाड़ी पंक्चर थी, तो 3-4 लोग आए, उसने मदद की, मदद करते हो बोले, उसको लेके गए, गैंगरेप किया, जला डाला। बहुत उनका एनकाउंटर हुआ, इफ यू रिमेंबर, या दैट फेमस केस, हाँ बिल्कुल, हैदराबाद की थी। तो उनका मतलब वो मर गए, मतलब उनको भाग रहे थे, तो इस टाइप पे तो उन्होंने जला भी दिया लड़की को। तो अगर वो उस वक्त उसे लगा, लड़कियों को सेंस बहुत अच्छा रहता है कि नहीं, आई एम नॉट सेफ विद दिस मैन, तो उसने अपने बहन को फ़ोन किया। लास्ट कॉल उसका बहन का था कि ये लड़के आ रहे हैं, हम आदमी मुझे मदद करने के लिए, लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रहे। तो एक तो वो मोपेड छोड़ देती, ओला उबर कर लेती तो चलता था, नहीं जाए मोपेड भाड़ में, है ना, मोपेड क्यों पूरा 9 बजे रात को दुरुस्त करनी है। या फिर वो 100 पे भी कॉल करती है, उसके बहन 100 पे कॉल करती है और बताती वो है, आप पहले जाके उसे ढूंढ। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कुछ नंबर्स जो है वो आपको बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। थर्ड थिंग, अगर ऐसे 4 आदमी, अगर ऐसे हर लड़की नहीं फंसती, लेकिन अगर 4 आदमियों के बीच अगर एक लड़की फंसी है, यूज पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे से क्या होता है कि खांसी आना, छींके आना और इसमें से जैसे मिर्च किस कोई डाले तो क्या होगा, तो सेम पेपर स्प्रे मतलब मिर्ची स्प्रे बोलते हैं उसको हिंदी मराठी में। मिर्ची स्प्रे से क्या होगा कि वो खांसते को और पूरा आंख में पानी आएगा, वो उसको चेज नहीं कर पाएंगे, तो उसको 15-20 मिनट मिलेगा कि वो जगह से भाग जाए। तो वो एक हो सकता है, लेकिन उसको वो हैंडी रखना है, जैसे किचन टाइप, वो हमारे बैग को भी लग सकता है, उसमें किचन दिया हुआ होता है। तो फट से निकाला और किया, तो ये, और उसके लिए उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि ये ठीक नहीं है, मुझे भागना है, पेपर स्प्रे किया, जैसे डिओ स्प्रे जैसा इतना सा होता है, और भाग गए। तो पेपर स्प्रे सबके साथ, क्या सोनाली तुम्हारे पास पेपर स्प्रे है? अभी तक तो नहीं था, पर अब से रहेगा। गिफ्ट यू वन देन। तो पेपर स्प्रे रखना बहुत जरूरी है सेफ्टी के लिए। और हेल्पलाइंस हमारे कोई ना कोई चाहिए, हमारे कोई ना कोई हेल्पलाइन, सिर्फ नंबर्स, फोन नंबर्स भी होते हैं, वो तो है, लेकिन कोई भी जो हम इन द केस ऑफ इमरजेंसी, या आप ऐसा कोई इंसान जिसको आप तुरंत कॉल कर पाए, उनको बताएं कि मुझे नहीं ठीक लग रहा है, या मैं क्या करूं, और मैं तुरंत हेल्प करने के लिए। एक लड़का मेरे पीछे, जैसे मेरे पास लड़की आती है तो मैं उनकी हेल्पलाइन ही हुई ना, राइट। हाँ, कि मैं उनको जज नहीं करती हूँ कि तू क्यों गई थी फिर वो लड़के के साथ, तेरे को समझ नहीं थी क्या? आई नेवर क्वेश्चन, जो हुआ है वो बदला नहीं जा सकता। आप जो फंसी है, कोई ब्लैकमेलिंग हो रहा है, ब्लैकमेलिंग तो बहुत होता है, तो उनको वहां से निकालना। और हमारी मिथ होती है कि साइबर पुलिस स्टेशन में जाके, अगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाके अगर करे तो सब मोहल्ले में किसी को पता भी नहीं चलता है कि आपने कंप्लेंट की है। तो कंप्लेंट करना, क्योंकि साइबर क्राइम में भी लड़कियां बहुत फंसती हैं बॉयफ्रेंड्स के इशू, वो ट्रस्ट करती है, लेकिन वो लड़का ट्रस्ट के लायक नहीं रहता है, फिर वो फंसती है, और वो घर वालों को क्या बताएंगी कि मेरे वीडियो इसके पास या मेरे फोटो है, या फिर नहीं भी रहे तो भी वो मॉर्फ करके फोटोज का ये करेगा या वीडियो कुछ करेगा। तो इसके लिए हम लोगों को कोई एक ऐसा इंसान भी जरूरी है जो हमें गाइड करे इस बारे में, और हमें एक्सेप्ट करे जो भी हुआ है, वो जज ना करे। राइट, या सो यंगस्टर्स, बिकॉज यू ऑलवेज डील इनटू यंगस्टर्स, राइट? आप स्टूडेंट्स के साथ में काम कर रही हैं, किया संस्था के साथ में आप बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। तो ईव टीजिंग, ये तो बहुत जेनरिक मामले हैं ईव टीजिंग के। इसके अलावा रिलेशनशिप में जाने के बाद में ब्लैकमेलिंग का भी एक मामला है, वो भी बहुत ज्यादा लड़कियां फेस करती हैं। लड़के शादी में फेस कर सकते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, या गर्लफ्रेंड की बहुत ज्यादा सेवा करना
ये फेस करते हैं, उसके नखरे झेलना, उसके नखरे झेलना, ये फेस। लेकिन मतलब देखो, मैंने जब मुंबई में मेरी पीसी हुई थी तो सब जो मर्द पत्रकार थे वो मतलब मुझे पूरा उन्हें दिखा, मैम एक लड़का है नेवी में है, एक लड़की उसके पीछे लगी, उसको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी, पुलिस ने उसको बताया, वो लड़की को बुलाया और बोला कि इसके पीछे मत लग। मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ? बोले वो लड़की ने पीछा करना छोड़ दिया। तो मैंने कहा देखो, एक लड़की चुप बैठ गई, लड़के नहीं चुप बैठते, है ना। और उसके लिए पुलिस स्टेशन जाना एक मामूली बात थी, लड़कियों को पुलिस स्टेशन जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। एग्जैक्टली अभी आपकी बात से मुझे ये आता है कि बहुत बार जो लड़कियां है जो कम उम्र की होती है, थोड़ी इमेच्योर होती है, लेकिन रिलेशनशिप की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाती है किसी लड़की की तरफ, और कभी कभी द राइट चॉइस ऑफ बॉयज एज एन बॉयफ्रेंड, एज एन पार्टनर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या सलाह दोगे आप उन लड़कियों के लिए जो बिल्कुल, एक तो पहली बात रिलेशनशिप बिल्कुल आंखें मूंद कर रिलेशनशिप में जाती हैं, एक फैंटेसी और फैड की तरह भी बॉयफ्रेंड रखना चाहती हैं, ये भी मैंने कुछ नहीं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होता है तो प्रेस्टिजियस है, अगर नहीं है तो फिर वो बहुत, जैसे बॉडी शेमिंग होता है वैसे नो बॉयफ्रेंड शेमिंग हो जाता है। कि नहीं मतलब सबको है, हमारे लिए तो नया है यहाँ। नहीं, बॉयफ्रेंड इज अ मस्ट सिंस स्टैंडर्ड 5th 6th। तो क्या सलाह दोगे आप उन लड़कियों? नहीं देखो, इतनी छोटी उम्र में वो एकदम से जज कर पाए लड़के को, तो अगर गलत हो गया है चॉइस तो गिल्ट ना रखे। दूसरा है कि छोटे से पर्क्स के लिए कि वो मुझे कहीं घुमाने लेके जाता है, मेरे पास बॉयफ्रेंड है, इसके लिए आप इसको आप थोड़ा कम महत्व दे तो अच्छा है। जो कि आई नो दैट वेरी डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स कि उनको चाहिए होता है कि बॉयफ्रेंड है, और फिर वो बहुत इजीली कॉम्प्रोमाइज़ करती है इस बात को लेके। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहूँगी, बॉयफ्रेंड ही मत करो बोलूँगी तो फिर मम्मियाँ नाराज़ होंगी, मम्मियाँ खुश होंगी लेकिन लड़कियाँ नाराज़ होंगी जो भी ये सुन रही हैं। तो बॉयफ्रेंड अगर कर भी रहे हो तो भी सभी चाबियाँ अपने पास रखना चाहिए। लाइक कहाँ मिलना है, कैसे बात करनी है, फोटो निकालते वक्त सब चीज़ें हमारे हाथ में होनी चाहिए। इतना भी ट्रस्ट नहीं होना चाहिए कि हम नॉर्मली, इन लोगों के बीच में ट्रेंड है होता है कि इंस्टा पे लड़के लड़की होती है क्योंकि एफबी पे मम्मी पापा होते हैं। तो एफबी पे मम्मी पापा है तो कोई आपको टीनेजर्स एफबी पे नहीं दिखेंगे, वो सब इंस्टा पे दिखेंगे। अभी इंस्टा पे तो वो भी क्राउड आ गए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इतना नहीं है, है ना। और इंस्टा पे रहेंगे तो ये एक दूसरे के साथ अपना पासवर्ड भी शेयर करते हैं, इतना ट्रस्ट जाता है। ग्रुप ही है नहीं, मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड है, कर लिया पासवर्ड शेयर। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। वो ट्रस्ट वाली बात, वो एज ग्रुप में कि वो बोलते हैं फ्रेंड्स, तू मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती क्या? तो इस मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए कि बहुत ज्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए। हम लोगों को अपने दायरे में रहना है किसी के साथ, और अगर कहीं मिल भी रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं तो ट्रस्ट करके चले नहीं जाना है। अगर गए तो कहाँ जा रहे हैं, घर में बताना जरूरी है। अगर घर में अलाउ नहीं कर रहे तो ऐसी जगह पे मत जाओ, या ऐसे मत जाओ कि वो जगह उसने चूज करी हो, आपने चूज करी हो, आपकी फ्रेंड के घर का घर है या ऐसा कुछ है तो ही जाओ, क्योंकि फंसने के बाद देयर इज नो कमिंग बैक। और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से आप अगर संपर्क करें तो एक झापड़ का भी नहीं रहता वो लड़का, एक थप्पड़ के लायक भी नहीं रहता वो, सिर्फ पुलिस देखेगा भी ना। हम लोग तो लड़कियां तो मजाक में बोल रही थी, मैम कोई ऐसा बाउंसर वगैरह उसको एक भाड़े का पुलिस का ड्रेस पहना के, तो भी वो डिस्कस कर रही थी क्योंकि एक लड़की अभी फिलहाल चल रहा है कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है और किसी भी उसके फ्रेंड के साथ कांटेक्ट रखने के लिए मना है। तो लड़की पूरी फंसी हुई है। आप वी फॉर चेंज से लड़कियां जो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रही है वो जुड़ सकती है। हाँ, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जरूर। उसके लिए क्या करना होगा? वेबसाइट पे हमारा नंबर है, वेबसाइट पे आप ईमेल आईडी है। ओके, वी फॉर चेंज की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी पर ईमेल लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर लगता है, जैसे कि आपने कहा है कि आप हेल्पलाइन नंबर की तरह ये नंबर यूज कर सकते हैं, राइट? इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर एंटरटेन करेंगे। ओह लवली। डोमेस्टिक वायलेंस की बात जब भी निकलती है तो कुछ अभी रिसेंटली बात हो रही थी डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बड़े एजुकेटेड घरों में नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप भी जानती होंगी कि ऐसा नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं है,
क्यों नहीं है? डोमेस्टिक वायलेंस है, उससे ज्यादा भी है कि कहते हैं कि 498A में बहुत अब्यूज होता है, जो कि ऐसा कानून है कि लड़के की अगर 7 साल होने के है शादी को, 7 साल के पहले अगर वो शादी को होने के पहले अगर वो किसी के सास ससुर इसकी ननंद नंदोई फैमिली मेंबर्स पूरे कोई भी ससुराल की तरफ से और हस्बैंड भी करते तो रातों रात उनको जेल में भेजेंगे विदाउट वो अरेस्ट वारंट की भी जरूरत नहीं है। कानून इतना सख्त है, इतना सख्त है, लेकिन कहते हैं कि उसका मिसयूज हो रहा है। हाँ, ये इस पर ही मैं बात करने वाली थी कि ये जो कानून है इसका अमूमन ज्यादा औरतें मिसयूज करती है। ऐसे स्टेटमेंट्स मैंने काफी बड़े अधिकारियों से भी सुने हैं और काफी पढ़े लिखे लोगों से भी सुने। देखिए, कुछ भी हम डाटा लेके ही बात करें। हाँ, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स? या तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि मिसयूज नहीं करती है लड़कियां, कुछ होंगी जो करती है, लेकिन अगर हम परसेंटेज देखें तो 70 to 80% लड़कियों को ये कानून क्या है यही पता नहीं है। तो मिसयूज करने वाले हो गए, मतलब पता होने वाले, यूज करने वाले नहीं। पता कितनी औरतों को पता है? 20 to 30% लड़कियों को। उसमें से यूज कितनी करती है और उसमें से मिसयूज कितना करती है, वो परसेंटेज आप निकालें, कम ही आएगा ना। सिर्फ पता है, मतलब मुझे पता था, मेरे हस्बैंड ने खुद किताबें ला के दी थी, पढ़ पूरा डिटेल में जब व्हेन आई वाज न्यूली मैरिड। और 7 साल हो गए हमारे शादी को, तो उसने बहुत जश्न मनाया था। अब मुझे इससे कोई रिस्पेक्ट पार्टी दी थी लेकिन ये ठीक है, लेकिन यूज करा क्या? पता होना मतलब यूज करना नहीं। आपको भी पता होगा, लेकिन आपने यूज किया। मतलब आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन कि डोमेस्टिक वायलेंस है ये और ये गलत हो रहा है उसके साथ में, ये उस लड़की को कब पता चलता है, या मतलब लाइक व्हाट इज द राइट वे टू पुट अप, उसे एहसास कब होगा कि ये जो है इसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं? हाँ, ये तो है, हमारे सेंसिटाइजेशन की बात है, क्योंकि अभी जाके हम लोग बोल रहे हैं, जैसे पिंक में कहा गया है कि नो मीन्स नो, थप्पड़ मूवी में कहा है नो मीन्स नो। ये दोनों मूवी में वो मुझे मार नहीं सकता। हाँ, एक ही थप्पड़ है। वो अपने टेंशन में था, वो जो थप्पड़ मूवी में दिखाया है कि वो टेंशन में रहता है, वो एक बार मारता है, बट इट्स नॉट अबाउट जस्ट, उसमें बहुत अच्छा दिखाया गया है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन स्लैप। उसके पहले भी छोटी छोटी चीजों को स्ट्रगल कर रही है कि घर को खुश रखे, है ना। और एक उसका फ्रीडम वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, उसकी स्पेस वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है, और कितने कॉम्प्रोमाइजेस वो करे उसको कोई लिमिट नहीं है। तो वो थप्पड़ एक आने के बाद वो बोलती नहीं, तो माँ बोलती कि जाओ और पिताजी बोलते कि मत जाओ वापस ससुराल में, है ना। ऐसा है ना वो। और वो हस्बैंड चेंज होता है, वो प्रेग्नेंट रहती है, फिर भी वो शी वांट्स टू कीप द बेबी, बट स्टिल शी डजंट वांट हस्बैंड कि मैं अपना खुद करूंगी। ये करेज लड़कियों के बीच जब तक नहीं आता है उनमें, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में ये सबसे लैकिंग, जैसे मैंने आपको बोला अभी केस है कि मेरी मतलब पहचान वाली है नॉट केस की, MSCB में इंजीनियर है, 8 महीने के प्रेग्नेंट है, एक बच्चा है 5 साल का, 8 महीने के प्रेग्नेंट है, तो उसके हस्बैंड ने उसको इतना मारा, तो उसको लग रहा है कि 2 बच्चे मैं अकेले नहीं पाल सकती। उसको खुद का MSCB की परमानेंट एम्प्लॉई है यार, तो तेरा खुद का क्वार्टर हो सकता है, लेकिन वो जो हिम्मत होती है कि मैं अपना बच्चा खुद पालूंगी, ये उनमें ये एहसास ही नहीं है। जब तक ये एहसास नहीं आता कि नहीं हमें ये नहीं सहना है, हम दूसरी तरह से हम बाकी कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, लेकिन हमारी डिग्निटी के साथ, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वही है कि मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ इक्वल पार्टनर एट दिस रिलेशनशिप, राइट? तो आप जो रिलेशनशिप में इक्वल पार्टनर हैं, उस रिलेशनशिप में आप किसी भी तरह का एब्यूज नहीं सहना ही आपकी सक्षम होने की निशानी है। बिल्कुल। आई थिंक दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ लेडी टू अंडरस्टैंड दैट दिस शुड नॉट और मस्ट नॉट हैपन विथ मी। वो थप्पड़ हो सकती है, वो गलत शब्द हो सकते हैं, वो आपको 4 लोगों में डिसरिस्पेक्ट से बात करना हो सकता है, गलत टच हो सकता है, वो हो सकता है शायद आपको बहुत सारे लोगों में नीचा दिखाने की कोशिश हो सकती है, या फिर बहुत हद तक बहुत बुरी तरह से मारपीट हो सकती है, या
फोर्सफुली सेक्स भी हो सकता है. बिल्कुल. सो आई थिंक ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी आज़ादी कहीं छिन तो नहीं रही है. बिल्कुल. सो आई थिंक दीज आर द एस्पेक्ट्स, क्योंकि हमको लगता है ये तो ग्रांटेड, ये तो रिलेशनशिप है तो ये तो होना ही है, ये Absolutely. नॉर्मल है करके. ये जो नॉर्मल होना मुझे लगता है दैट इज तो. लेकिन एक तरफ ना एक ऐसी भी लहर है बातों की कि हम बहुत एम्पावर्ड हो चुकी है, तो हमारे अंदर ना कोई एडजस्टमेंट नाम की या कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज़ ही नहीं है, जिसके वजह से रिलेशनशिप बहुत ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डिवोर्स रेशो बढ़ रहा है. इसके ऊपर क्या विशेष टिप्पणी है? नहीं, इसमें तो ये है कि हम अगर देखें तो लड़कियां बदल गई है, समाज नहीं बदला है. व्हाट अ ब्यूटीफुल है स्टेटमेंट. ना. तो उसको अपना स्पेस रहेगा, ये बात. और मतलब कहते मैंने तो कभी कहा नहीं कि वो जॉब पे जाती है तो तू 2 टाइम खाना बना, एक ही टाइम बना ले. तो हमको लग रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना. लेकिन अगर उसको खाना बनाना पसंद ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है. या फिर वो थक रही है, उसको नहीं शेयर करनी है जिम्मेदारी. हम तो सब कर ही रहे थे, हम तो उनके बच्चे भी संभाल रहे थे, फिर भी वो झगड़े जा रहे हैं. तो बेसिकली है कि हम लोगों को, मतलब हमने लड़कियों को शिक्षित कर दिया है, लड़कियों को. लेकिन जहाँ पे वो शादी होके जा रही है, आज जिन घरों में मतलब जहाँ लड़कियां हैं वहाँ पे भी तो बहुएं आ ही रही है, तो लड़कियों के प्रति अलग व्यवहार है और बहुएं के प्रति अलग. तो हमारा माइंडसेट अभी जो है कि चूल्हा चौका तो करना ही है ना. घर का सब तो इसे ही देखना है, क्योंकि देखिए जितने भी तीज त्योहार है, जितने भी उत्सव है, जो भी है, सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? औरतों पे है. कोई भी त्योहार उठा लीजिए आप, कोई भी त्योहार, उपवास करने से घर का खाना पकाना, सजावट, सब कौन करता है? इसमें से पुरुष कितना क्या करते हैं. और अगर हम बोल रहे हैं हमने तो इससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया ज्यादा, बस तो कहाँ. हाँ, और एक चीज मुझे बहुत अक्सर लगती है कि हमने इसे अलाउ किया. हाँ, हमने इसे अलाउ. तो फ्रीडम इज नॉट समथिंग यू गिव, फ्रीडम इज समथिंग यू ओन. आप किसी को फ्रीडम नहीं दे सकते, फ्री होती है, यू ओन इट. हाँ, तो ये बात है. क्या बात है. हम बहुत ही, तो इसलिए माइंडसेट जो है हमने, इसीलिए आजकल जो है कि जेंडर मेन लोगों के जो आप मेन एम्पावरमेंट या मेन सेंसिटाइजेशन कहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां तो बदल गई है. और वो अगर इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट है, फ्रीडम है, उनके खुद के सपने हैं कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, और इसके बीच में अगर फैमिली के इश्यूज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी है कि उसके भी कुछ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. उसका भी अपना जीने का तरीका वो उसने खुद ने डिसाइड किया, ये हो सकता है हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए ब्रेकअप्स ज़्यादा हो रहे हैं. ट्रू. बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ में बातचीत करिए अपने. अब आपके बारे में बात करते हैं कि आपको क्या क्या पसंद है अदर दैन सोशल एक्टिविज्म, अदर दैन टीचिंग. आई लव नेचर, आई लव जंगल. जब भी मौका मिलता है मैं अपनी गाड़ी निकाल के निकल पड़ती हूँ. हस्बैंड आए तो ठीक, ना आए तो मैं अकेले. So I love to travel, I love to make new friends, I love to talk with people. तो I enjoy it, I love reading. मुझे आर्ट और इसमें भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है. I'm a कथक dancer as well. तो ये है थोड़ी बहुत. पार्टी के मायने क्या है अपने आपके? डांस. क्या डांसिंग इज पार्टी. या कभी वो पार्टी तो जरूर बुलाना. Of course, you just mention हम कर लेंगे, तुम जिस दिन बोलो उस दिन कर लेंगे. Thank you so very much for sharing such a beautiful aspects and the introspection of this social things, जिसके ऊपर मुझे लगता है बात करना जरूरी है. मैं अक्सर कहती हूँ, गूगल जैसे कहता है ना बोलने से होगा, मैं भी कहती हूँ कि बोलने से ही होगा. बोलने से ही होगा. ट्रू. So बात होनी चाहिए. आज लंबी बातचीत हुई और बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल बातचीत हुई जिसके ऊपर बात होना ही चाहिए. सो थैंक यू रश्मि, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग इनटू माय लाइफ. थैंक यू सोनाली. सेम हियर. सो बॉस ब्यूटी में ये थी एडवेंचरस कहानी रश्मि पारस्कर सोनी की. सो शी इज स्माइलिंग, शी इज हैप्पी फॉर दैट. मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बातचीत हुई. ऐसी बातचीत जो होना ही चाहिए, जिसे करना जरूरी है, मेरे लिए और रश्मि के लिए नहीं, हम सारी औरतों के लिए, सारी लड़कियों के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे राइट्स क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कब कौन सी सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है, हमारे बिहेवियर पैटर्न को किस तरह से हमने चेक करते रहना चाहिए. ये सारी चीजों के ऊपर बातचीत और भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम बॉस ब्यूटीज में लेकर आएंगे. तब तक आप यूट्यूब चैनल हमारा फीमेल प्लैनेट है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, इस स्टोरी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए,
दोस्तों को बताइए, अपने दुश्मनों को भी बता सकते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट. थैंक यू.